lecture. Right, so as promised in the last lecture कि एक क्वेश्चन हमारा बचा था for the graphical analysis of the energy behavior. Last lecture हमने focus in करा था on the potential energy and the stability quotient. So there is one point to be discussed about the kinetic energy basically, पर उसको हम थोड़ा twist करके अपने article में introduce करेंगे. And the twisting of the article goes like this is that what is a necessary condition to explain for the existence of a system. Repeating again, that's a necessary condition for the existence of a system या sustainability of the system ऐसा भी बोल सकते हो. For the existence of a system, that means a real existence. ऐसा नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि सिस्टम है और वास्तविकता में reality में वो exist ही नहीं करता. So what is that condition? The condition is very simple. See, हम overall mechanical energy की बात करते हैं. So when we talk about the overall mechanical energy, so the mechanical energy is supposed to be the sum total of potential energy and the kinetic energy, right? और सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं E is equal to U plus of K like this, right? और ऐसा है कि हमने लास्ट लेक्चर में चेक ऑन करा कि पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी जीरो. और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव का सिंबलाइजेशन क्या था? हायर स्टेबिलिटी साइड. और टोटल एनर्जी जो है वो भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है. पॉसिबल है यू नेगेटिव हो के पॉजिटिव हो, दोनों मिलकर जीरो हो जाए. पॉसिबल है कि यू नेगेटिव हो के ज्यादा हो तो दोनों एड अप करके क्या होगा, ओवरऑल एनर्जी नेगेटिव भी आ जाएगी. और ऐसा भी हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव कम हो और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो तो ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव भी आ सकती है. तो अगर ऐसा हुआ तो फिर उसके मान्य क्या होंगे, उसका मीनिंग क्या होगा? तो मैकेनिकल एनर्जी अगर नेगेटिव आती है इसका मतलब सिस्टम स्टेबल है, जिसको हमने एक बाउंडेड ऑर्बिट की तरह समझा था कि पार्टिकल्स आपस में बाइंडेड होंगे वाया एन अट्रैक्टिव फोर्स. और कहीं अगर आप एनर्जी को जीरो कर देते हैं तो हम बोलेंगे सिस्टम की स्टेबिलिटी अनसर्टेन हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, पता नहीं वो पार्टिकल किस तरीके से बिहेव करेगा. हाँ, ये बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर गई. मतलब यू नेगेटिव था, के पॉजिटिव था, दोनों आपस में खत्म हो गए और पार्टिकल शायद लिबरेट हो जाएगा, शायद फ्री हो जाएगा. दोबारा से, पार्टिकल शायद लिबरेट या फ्री हो जाएगा. और अगर कहीं ई पॉजिटिव आती है, वैल्यू में पॉजिटिव आती है, तो फिर शायद ऐसा होगा कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा हो चुकी होगी. इसका मतलब पार्टिकल लिबरेट भी हो चुका होगा और फ्रीली मूव कर रहा होगा विद सम काइनेटिक एनर्जी. सो दिस विल बी द way to interpret the sign of the total energy. So let me mention that first of all, that what is that behavior कि अगर E की वैल्यूएशन में E अगर नेगेटिव आता है, that means we are talking about a bounded nature. Bounded nature मतलब close orbits type behavior. That is supposed to be the basic idea in physics when we study close orbits. चाहे वो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, चाहे प्लैनेट्स का ऑर्बिट है, चाहे सैटेलाइट का ऑर्बिट्स है. एंड इफ E becomes as equal to zero over there, we say the particle is liberated free. जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है कि जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लाइट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बंदिश से ब्रेक करके बस मेटल के सरफेस तक पहुंच जाता है. सो दैट आइडिया is known as liberating the electron, right? So क्या बोलेंगे, अगर E की वैल्यू जीरो हो जाती है then the particle is just liberated. So the particle is just liberated. Liberated मतलब वो free हो चुका है, ऐसा बोल सकते हैं. So is free from the force effects. The binding force effect से free हो गया. इसका मतलब bounded nature का मतलब क्या, binding force का effect है. और E की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाती है तो उसको एक्सेस ऑफ एनर्जी मिल जाती है. इसका मतलब एक लाइट एनर्जी आ रही है, मेटेलिक सरफेस पर पड़ी, तो क्या होगा कि अगर उसकी एनर्जी जस्ट सफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सरफेस तक पहुंच जाएगा. लेकिन अगर जो एनर्जी आ रही है लाइट की वो सफिशिएंट मात्रा में है, ज्यादा मात्रा में है, एक्सेस में है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन लिबरेट भी हो जाएगा, वो अंदर से बाइंडिंग फोर्स को ओवरकम भी कर लेगा और उसके बाद जो उसके बाद एक्सेस ऑफ एनर्जी होगी उससे वो फ्रीली मूव करेगा. मतलब उसकी सारी एनर्जी काइनेटिक फॉर्मेट में होगी. So the particle moves freely will be the correct way to write it. And all the energy will be basically
गेटिंग एज काइनेटिक, है ना, बेसिकली गेटिंग एज काइनेटिक इस आइडिया से। सो पर हम पक्के तौर पे ई पॉजिटिव को उस तरीके से इंटरप्रेट इसलिए नहीं कर पाएंगे, रीजन क्योंकि दिस इज वन सिनेरियो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो अगर हम इस आर्टिकल को सोचते हैं तो उस तरीके से कि मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आर्टिकल से या सैटेलाइट के आर्टिकल से जो बाउंडेड ऑर्बिट थे पहले अब नहीं है, तो फिर हम बोल सकते हैं उस तरीके से बाउंडेड ऑर्बिट बिहेवियर को सोच के कि ऑल एनर्जी विल बी नाउ इन काइनेटिक एनर्जी फॉर्मेट, सारी एनर्जी। ये ऑर्बिट का एनालिसिस है, दिस इज द एनालिसिस ऑफ द ऑर्बिट, राइट। चलो अब मैंने जो ऊपर बोला था वो क्या है, नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द सिस्टम। हमने क्या करना है, k को लिख लेना है एज इक्वल टू ई माइनस यू। क्या लिखा हमने, k को e माइनस यू, बिल्कुल लिख सकते हैं k को e माइनस यू। एंड नाउ द k हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। k कैन बी आइदर पॉजिटिव, k कैन बी आइदर 0, k कैन नॉट बी नेगेटिव। देखो e और u से सिस्टम की कंडीशन नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी, क्योंकि e और u पॉजिटिव नेगेटिव 0 तीनों हो सकते हैं, पर काइनेटिक एनर्जी एक कंस्ट्रेंड बिहेवियर है, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो जहां पे कंस्ट्रेंट बिहेवियर होगा वहीं से सिस्टम कंडीशन डेवलप होगी। तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, दैट बेसिकली जनरेट्स टू अस द नेसेसरी कंडीशन दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन नॉट बी नेगेटिव, सो डेफिनेटली पॉजिटिव है। सो उससे हमें क्या पता चलता है, दैट E मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू U। तो इससे एक बात समझ में आती है कि जो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में किस तरीके से रिलेशन होना चाहिए, जिससे फिर आप ये बता पाओ कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं हो सकता, दोनों बातें बताना। अब इसको लैंग्वेज में कैसे पुट फॉरवर्ड करेंगे, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, बेसिकली हमने तो यहाँ पे थियोरेटिकली एक बात समझा दी कि भाई ये कंडीशन है, क्या कंडीशन है ये वाली कंडीशन है कि जो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो पोटेंशियल एनर्जी से या तो बराबर हो और या तो ज्यादा हो। बराबर कब होगा, जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो होगी तो फिर E की मात्रा U से क्या आनी चाहिए, ज्यादा। तो क्या होगा, तो फिर पार्टिकल को आप लोकेट कर पाओगे, दोबारा से बोल रहा हूं, पार्टिकल को आप लोकेट कर पाओगे, पार्टिकल आपको रियलिटी में मिलेगा। अब कैसे क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड करेगा वो आप जब एनसीईआरटी देखोगे ना, तो पहले 3-4 क्वेश्चन इसी तरीके से आपको मिलेंगे। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन बिहेवियर लाइक, सी दिस क्वेश्चन जो ग्राफ के फॉर्मेट में आपको गिवन है, दिस इज क्वेश्चन 1 ओवर देयर। इसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन गिवन है और क्वेश्चन ने साफ साफ ये पूछा है, फाइंड आउट द रीजंस वेयर यू कैन फाइंड द पार्टिकल, यू कैन फाइंड द पार्टिकल, ये पार्टिकल एक्चुअली में है वो किस रीजन में है। सो लेट्स चेक द रीजन, this is 0, this is A, this is B and then it is beyond B। so चेक करें तो क्या 0 से A वाले रीजन में पार्टिकल मिलेगा, तो हमने कहा चेक करते हैं कि एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसे बिहेव कर रही है। तो पता चला एनर्जी की जो वैल्यू है वो पोटेंशियल एनर्जी से कम आ रही है, ये U0 है। तो ये वाला जो रीजन है जो कि 0 से A वाला जो रीजन है, यहां पर जो टोटल एनर्जी आ रही है वो पोटेंशियल एनर्जी से कम आ रही है। तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि E की वैल्यू या तो U से ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है 0 से A वाले रीजन में। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी इज कमिंग ग्रेटर, सो दिस इज रॉन्ग। तो इस रीजन में पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, द पार्टिकल विल नॉट एग्जिस्ट इन दिस रीजन। फिर हमने चेकआउट कौन करा, इन द रीजन A to B। सो A to B में मामला सही है, A to B में जो E की वैल्यू आ रही है वो जो है वो U1 से ज्यादा आ रही है, क्योंकि U1 तो वहां पे नेगेटिव है, नीचे की तरफ है। सो स्टेबल भी है, क्योंकि U1 नेगेटिव है तो पार्टिकल आराम से मिल सकता है। सो देयरफॉर A to B इज करेक्ट एज एन ऑप्शन, जहां पे पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि वहां पे टोटल एनर्जी जो है वो ज्यादा आ रही है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजन B बियॉन्ड, B टू इंफिनिटी जो रीजन है, वहां पे फिर से वही हो रहा है, वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो फिर से E से ज्यादा आ रही है, तो फिर से पार्टिकल वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। विच मीन्स इन द रीजन्स वेयर द X is supposed to be more than 0 and less than A, so the particle does not exist. For the region X is greater than A and less than B, the particle do exist. And for particle in the region X greater than B and
less than infinity, the particle region, in that region the particle does not exist. So this is a region in which the particle does not exist. This is a region in which the particle does not exist. And so the only region is supposed to be this one in which the particle is liable to be formed. That's one question. एक और कर लेते हैं सिमिलर नोट पे. So ये ग्राफ है आपका. That's once again the same kind of a question. आपको बताना है किस रीजन में पार्टिकल मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा. So as you look towards it, what do you find कि एक लाइन बना लेते हैं. इजी तरीका क्वेश्चन को करने का, एक लाइन बना लो. E वाली लाइन बना लेते हैं. That's a total energy line over there. E वाली लाइन हमने बना ली है. और फिर आगे चेक कर लेते हैं कि जीरो से ए वाले रीजन में हमने देखा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इस लाइन से ऊपर है, तो गलत हो गया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम आनी चाहिए थी या बराबर आनी चाहिए थी ई के. फिर ए से बी वाले रीजन में देखा, सेम बात हो रही है. फिर हमने बी से सी वाले रीजन में देखा, सेम हो रहा है. और सी से डी में देखा, सेम हो रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी लाइन है वो टोटल एनर्जी लाइन से ऊपर ही रह रही है. इसका मतलब this is not the viable condition for the system to exist in the reality, and therefore in the entire region over there the particle will not exist anywhere, right? So none of the region over there the particle do exist. So particle does not, या system बोल लो या particle बोल लो, does not exist in the entire region. कहीं पर भी वो particle reality में exist नहीं करेगा, आपको locate ही नहीं होगा वहां पे. So it's just like a probability graph of finding that where does a particle exactly can be located and where it cannot be located, right? ये idea हम आगे जाके दूसरे तरीके से stability behavior को हम de Broglie hypothesis में भी देखते हैं, जब हम ढूंढते हैं कि क्या probability है of an electron in its orbit. जैसे हम बोलते हैं ना कि जो n equal to 1 orbit है उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन है, अगले में 8 हैं. So हमें कैसे पता चलता है? So there must be some stability criteria जिससे हमें ये बातें पता चलें. So this potential energy always generates to us the stability criteria. Correct. So what I'm going to move forward right now is towards the adjoining article, and the adjoining article is supposed to be the power. What is the article? The power. So what is power? Power is what we are reading right now is supposed to be the mechanical power. Which kind of the power? That is a mechanical power. Power runs our household. Electrical power runs our household. And mechanical power basically moves the objects, just like our car, just like a horse and a cart system. So, or a motor which is provided can run a treadmill, right? Or run the water from the underground to your, क्या बोलते हैं उसको, टंकी पे मूव करने के लिए, right? So what is that? The DC motor or an AC motor which is supposed to be there. So it must be specified as a power. तो किस तरीके से पावर को स्पेसिफाई करते हैं सर? यूनिट्स में कैसे? 2 watt, 3 watt, 4 watt, आप बिल्कुल कर सकते हैं. ऐसा यूनिट ऑफ द पावर इज सपोज्ड टू बी watt, but then what about a commercial unit? When you go and buy a device, a hefty device, like I said, a treadmill, in that case it must be having a huge amount of power. A huge amount of power. या फिर आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदते हैं तो क्या चेक करते हैं? BHP चेक करते हैं उसकी. So what is supposed to be the commercial idea, the commercial unit of the power that's supposed to be defined as a horsepower? क्या बोलते हैं? The horsepower. So we have HP, not a printer, right? HP as a horsepower. So what is that roughly equivalent to? That 1 horsepower is supposed to be equal to 746 watt approximately. Exactly it comes out to be 745.7 watt, but if we do take this value as 746 watt, this is basically coming from lifting a 550 pound, what is LB, the pound, 550 pound of load through 1 foot in 1 second. That's the definition of the 1 horsepower. That's basically an equivalence of lifting of 550 pound of mass through 1 foot in 1 second. That equivalence is supposed to be defined as 1 horsepower. And of course, SI unit we know that is supposed to be watt. That is 1 watt. What is 1 watt equal to? So what is power equal to? उससे आ जाएगा. Power technically is supposed to be equal to work done upon time. Easy तरीके से लिख रहे हैं अभी. Work done upon time. So work done means that is supposed to be treated in joules, joule, and time as second. So 1 watt is supposed to be 1 joule per 1 second. That is supposed to be the conversion.
that is for the 1 watt. If you want to convert this into CGS, so that should work upon a 10 power 7 erg and per second, like that, right? That too converting this into the CGS system. So that's about the unit behavior. And let's come into the real-time behavior of the power now. So how do we solve the power? How do we use the power? And how are the questions going to appear to us from the article of the power? So let's introduce to ourselves the expression for the mechanical power. So that comes from the idea of the dot product. Reason, the power as a term is once again a scalar term. It's a scalar term. So then we have a question in mind, that is the power positive, negative, or zero? So what do you think about it? Can the power be positive, negative, and zero? Of course it can be. It's possible that you are not delivering power or you are not absorbing power. इसका मतलब हो सकता है कि पावर जीरो हो, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा हो, कोई मोशन ही ना हो रहा हो, पावरलेस है, बैठे हुए सो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, एंड देन यू जनरेट अ पॉजिटिव पावर. इन दैट केस मतलब आपने पावर जनरेट करी, मोशन जनरेट करा. सो देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉजिटिव नेचर ऑफ द पावर. एंड देन देयर आर सपोज्ड टू बी द लॉसेस इन द सिस्टम. हम कई बार बोलेंगे सिस्टम में लॉसेस हो रहे हैं, सो देयर आर सपोज्ड टू बी द पावर लॉसेस. जैसे हीट लॉस हो गया रेजिस्टेंस की वजह से, द पावर लॉस है, सो देन दैट कैन बी असाइन्ड एज अ negative power. So yes, my dear, just like work which can behave as a positive, negative, and zero, in the same mannerism the power can also be behaving as a positive, negative, and zero. Right. The expression for the mechanical power hence is suitable enough to be generated from the dot product, where the mechanical power P is supposed to be equal to F dot V. That's F dot V. That's eventually coming from the work itself. कि work done कैसे लिखते हैं? That's supposed to be F dot S. And suppose I differentiate the function. And why the hell I want to differentiate? Because I'm introducing to you the next one, that is an instantaneous power. What do you mean by the instantaneous power? That's what we live in. Basically, हम treadmill पे jog कर रहे हैं, run कर रहे हैं. So what we are doing? We are utilizing every instant the power of it. When we are driving a car at a very high speed, what we are doing? We are actually changing the extent of the power on it to increase the speed. So instantly the amount of the power which is delivered by the engine will keep on changing. If you run the ad of a vehicle, you will see that it says power on demand, torque on demand. That means at what rate the wheels can rotate as you demand, because there are supposed to be काइंड ऑफ मोड्स इन अवर व्हीकल. स्पोर्ट्स मोड है ना, ऐसे मोड्स होते हैं जिसके ऊपर आप व्हीकल को, या डायनामिक मोड में आप व्हीकल को रन कर रहे हैं. सो दैट्स चेंजिंग द अमाउंट ऑफ द पावर व्हिच इज गेटिंग delivered by the engine. It might be using more fuel at that particular time or a lesser amount of fuel at that particular time, as per you want your vehicle to perform over there. The performance of the vehicle is not alike in all the terrains, है ना, सब जगह सेम नहीं होती है. So कहीं पे पावर ज्यादा रिक्वायर्ड है, कहीं पे कम रिक्वायर्ड है. So that's the instantaneous power delivered to you. Instantaneous power को किस तरीके से लिख सकते हैं? दो तरीके से. एक मैंने अभी लिख के दिया है, that is F dot V. What is the second way around? We write the instantaneous power as supposed to be equal to dW upon dt. And that will generate towards the definition of the power also. What is the definition of the mechanical power? That is the time rate at which the work is getting performed. The time rate at which the work is getting delivered or performed is supposed to be the definition of the instantaneous power. That is, let me write for you, as a time rate at which the work is performed is basically the instantaneous power, dW by dt. फिर एक है सुस्त काम. सुस्त मतलब आराम आराम से, धीरे धीरे. इवेंचुअली हमने बोला था कि वर्क डन तो टाइम पे डिपेंड करता नहीं है ना, पर एक्चुअली में इवेंट्स तो होते हैं ना. कोई बंदा स्लो है, कोई बंदा फास्ट है. कोई बंदा स्लो है, कोई बंदा फास्ट है. कहता है मैं आराम आराम से करूंगा, कछुआ हूं मैं. फिर कहता है मैं तो बड़ा फास्ट हूं, मैं तो रैपिड हूं. सो डिफरेंस होता है कि नहीं होता? तो जहां पे वहां पे डिफरेंस होता है, तो उसी तरीके से हम नेचर ऑफ द पावर में भी डिफरेंस को जनरेट कर देते हैं. द एवरेज पावर ओवर देयर इज सपोज्ड टू बी डेल्टा W अपॉन डेल्टा T. ऐसे लिख लो. समय लगाओ, आराम आराम से काम करो. अमाउंट ऑफ वर्क डन तो सेम आएगा, टाइम पे तो डिपेंड करता नहीं है. अमाउंट ऑफ वर्क डन सेम आएगा, टाइम पे डिपेंड करता नहीं है. सो फिर टाइम हमने ज्यादा लगा दिया, पावर घट जाएगी, है कि नहीं? है ना. वर्क डन तो सेम है, आउटपुट तो सेम ही चाहिए. एनर्जी की बात करें तो सोचो,
कि आपको पानी गर्म करना है, क्या करना है, पानी गर्म करना है, पतीले में पानी डाला आपने, है ना, वेसल में पानी डाला, इंग्लिश में बोल देते हैं, वेसल में पानी डाला, गैस पे चढ़ा दिया, अब क्या हुआ, कौन सा बर्नर सेलेक्ट करें, ये भी तो है, तो हमारे को तो मल्टी बर्नर्स गिवन है, कौन सा बर्नर सेलेक्ट करें, एक बड़ा बर्नर है, छोटा बर्नर, अब दोनों पे चढ़ा दिया आपने, इस पर भी पानी, उस पर भी पानी, अब क्या हो रहा है, पानी उबल रहा है, अभी कहां से उबल रहा है, अभी तो शुरुआत हो रही है, फिर थोड़े थोड़े बबल बबल दिखने शुरू होंगे, आवाज आनी शुरू होगी, सिंकिंग ऑफ द वेसल होगा, फिर धीरे 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 क्या होगा, अब एकदम से धुआं 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 नहीं होगा, मतलब पानी इवेपोरेट होना नहीं, बॉयल होना शुरू हो जाएगा, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस होता है, पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, दोनों में एक साथ, दोनों में एक साथ शायद नहीं, अच्छा दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, इसमें भी 1 लीटर, उसमें भी 1 लीटर, दोनों वेसल में, बर्नर अलग है, वेसल के साइज भी सेम और दोनों के अंदर पानी की मात्रा भी सेम, फिर क्या हो रहा है, फिर दोनों अलग अलग टाइम पे बर्न हो रहे हैं, मतलब बॉयल हो रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि पीछे से पावर कम आ रही है बर्नर्स की, देखो अमाउंट ऑफ एनर्जी तो बॉयल विल बी सेम, जितनी उसको चाहिए, क्योंकि अमाउंट ऑफ मास सेम है, और उसको 0 से 100 डिग्री तक रेस करोगे उसका टेम्परेचर, तभी तो बॉयल होगा, और दूसरे वाले का भी 0 से 100 तक रेस करोगे तभी तो बॉयल होगा, इसका मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी दोनों को करने के लिए सेम चाहिए थी, लेकिन जिस रेट से एनर्जी सप्लाई हो रही थी, जिस रेट से एनर्जी सप्लाई हो रही थी वो रेट डिफरेंट थी, तो इस वजह से पावर ऊपर नीचे थी, और फिर आपको समय कम ज्यादा लग रहा था, जिसकी पावर घट आ रही है इसका मतलब उसको समय ज्यादा लगेगा, तो छोटे बढ़ने पे उसको बॉईल करने में ज्यादा समय लगेगा, आसान सी बात है, जाके खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लेना आराम से बैठ के। सो दैट्स एन एवरेज पावर एक्सप्लेन टू यू, इंस्टेंटेनियस पावर में ये सारे चर्चे नहीं होते हैं, और अगर आप इसी तरीके से इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, द पावर इज इक्वल टू dw अपॉन dt, assuming that we are dealing with a constant force, ये फॉर्मूला तो ताही लगता है ना जब फोर्स कांस्टेंट होती है, याद है कि नहीं है, वेरिएबल फोर्स का तो फॉर्मूला ये होता ही नहीं ना, तब तो इंटीग्रेशन f डॉट ds होता है, सो बीइंग अ कांस्टेंट फोर्स मतलब f को तो डिफरेंशिएट करने की लोड नहीं है, सो दैट विल बी डॉट ds अपॉन dt, एंड ds अपॉन dt क्या आ जाएगी, वेलोसिटी, and hence you receive this value as f dot v, so that's an expression for your instantaneous power f dot v, उस समय जितनी फ्री बॉडी देख के चेक करो कि कितनी फोर्स अप्लाइड है और वेलोसिटी, तो there might be some forces which can be delivering the positive power and there might be some forces which are delivering the negative power. For example, there is a vehicle which is moving like this and there is a force which is applied on this just like our vehicles, and let's say कोई बॉक्स ले लो, व्हीकल भी छोड़ो, बॉक्स ले लो जिसके ऊपर आपने आगे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रखी है और वेलोसिटी आगे है और फ्रिक्शन पीछे है, पर हो क्या रहा है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट आ गई है, क्या आ गई है, वेलोसिटी कांस्टेंट आ गई है, सो व्हाट इज द नेट फोर्स, जीरो, कैपिटल एफ और स्मॉल एफ आपस में बैलेंस कर गए तो नेट फोर्स कितनी होगी, जीरो, सो व्हाट इज द नेट पावर डिलीवर्ड, जीरो, नेट पावर डिलीवर जीरो है, क्योंकि अगर पावर डिलीवर हो रही होती तो स्पीड या तो बढ़ रही होती या तो कम हो रही होती, पर हम तो कह रहे हैं कि v कांस्टेंट है, तो अगर v कांस्टेंट है तो इसका मतलब जो नेट पावर डिलीवर्ड होगी, व्हाट इज सपोज टू बी द नेट पावर डिलीवर्ड, दैट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ना स्पीड बढ़ रही है ना कम हो रही है, क्योंकि पावर तो वर्क का रेट है, और वर्क अगर जीरो है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी या स्पीड बदलती नहीं है, लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स है तो पावर है, और वो पावर कितनी है, जितनी एक्सटर्नल फोर्स लगी इनटू v इनटू cos जीरो, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल जीरो आ रहा है, सो दैट्स अ पॉजिटिव पावर फॉर यू, एंड व्हाट अबाउट अ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज ऑपोजिंग द रिलेटिव मोशन, सो व्हाट इज द पावर जनरेटेड बाय द फ्रिक्शन, नेगेटिव, दैट इज f इनटू v इनटू cos 180, क्या सिंपल बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही है, तो हमने क्या देखना है कि जो फोर्स है बेसिकली वो मोशन को सपोर्ट कर रही है या अपोज कर रही है, तो अगर वो फोर्स मोशन को सपोर्ट कर रही है इसका मतलब द पावर डिलीवर्ड बाय दैट पर्टिकुलर फोर्स विल बी पॉजिटिव, और अगर वो फोर्स मोशन को अपोज कर रही है सो द पावर डिलीवर्ड बाय दैट पर्टिकुलर फोर्स विल बी नेगेटिव, सो आई हैव जस्ट explained to you the positive aspect of the power, the negative aspect of the power and a zero power condition also. तो एवरेज पावर भी समझ में आ जाती है और इंस्टेंटेनियस पावर भी समझ में आ गई है हमें एज द टर्म्स, क्वेश्चन तो अभी करेंगे, एज ए टर्म्स हमें बात समझ में आ गई है। अब ग्राफ्स बना के देखते हैं, क्या बना के, ग्राफ्स बना के, दो ग्राफ्स हैं आपके सामने, पहला इनपुट उसको स्टडी करने से पहले, ग्राफ को स्टडी करने से पहले उस बात को अपने दिमाग में वापस से रिकैप्चर करना कि जब भी कोई ग्राफिकल क्वेश्चन होता है तो दो ही तरीके से डील हो सकता है, दो ही तरीके से हैंडल हो सकता है। पहला, दैट व्हाट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, एंड द सेकंड
व्हाट इज द एरिया अंडर द ग्राफ। सो कभी भी ग्राफ को एनालाइज करते हैं इन्हीं दो एस्पेक्ट से हम करते हैं, एक तो स्लोप और दूसरा एरिया। सो पहला ग्राफ मेरा जो है दैट इज सपोज्ड टू बी द वर्क एंड टाइम ग्राफ, and let's say that work and time graph is like this, so work is increasing, my dear, work is increasing, my dear, over there, like that. So what is the interpretation of this? तो मैंने कहा इसकी स्लोप चेक करते हैं। तो करीजिए स्लोप आपने चेक। तो आपने स्लोप कैसे चेक करनी होती है? टेंजेंट बना के आपने यहाँ पे टेंजेंट बनाई और उतने कम समय में चेक इन करा। कितने समय में? dt टाइम में चेक इन करा कि कितना वर्क हुआ। सो इतना वर्क हुआ dt टाइम में, कितना? dw, this amount. Oh, so the slope of this is supposed to be equal to dw upon dt, and therefore the slope is signifying what? The power. So it is the slope of the work time graph that is supposed to be defined as the power. And is the power positive, my dear? Of course the slope is coming out to be positive right now, and hence it is supposed to be positive. Can you generate the graph for the negative power? Can you? Of course I can generate like this. So if this is a graph and I'm checking the tangent for this over here, so I can check that now it is representing a negative power over there. So I'm able to understand that the slope of the work time graph generates to me what? The term power. The instantaneous power. Which power? The instantaneous power over there at that particular instant. It might change as it is changing. The amount of the work which it delivered is changing over there. It's a curve. So amount of work in the same time will not be the same. It might increase or decrease as you can see from the graph. And then the second aspect. The second is a PT graph. It's a power time graph. So it's a power time graph. So I think it's gonna be reverse. Gonna be reverse means like suppose this is the graph that with the time the power is increasing over there, as you can see over there, but it's not constant increase. So then we check in the area under this graph by assuming this strip. So this side is supposed to be dt, कम समय में एनालाइज कर रहे हैं, इंस्टेंटली एनालाइज कर रहे हैं, उस समय जितनी पावर है वो कितनी है? p के बराबर है. So what is the area of this strip? So the area of this strip is supposed to be equal to p into dt. So फिर हम क्या करें? ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप्स ले लें और सभी के एरियाज को ऐड ऑन करना शुरू कर दें सारे इन द लिमिट्स के बीच में. So it will give us the concept of the integration over there. So what is the value for the area under the curve? So area under PT curve, that should be equal to integral P into dt over there. That's integral P into dt. So what is integral P into dt? That becomes what? The work. Right? बिल्कुल सही है ना? यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से we can write this as where P is equal to dw upon dt. You can anytime write this as dw as equal to P into dt and integrate on both the sides. So integral dw मतलब work आ जाएगा, net work आ जाएगा as equal to integration of p dt. और इसको रीड कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन को कैसे रीड करते हैं? एरिया अंडर this graph. Which graph? PT graph. So the area under the PT graph, area under the PT curve is supposed to be defined as equal to the work. So this is two ways in which the graphical questions can be asked to you. So मैंने दोनों ग्राफ आपके सामने रख दिए हैं. एक की एनालिसिस स्लोप से है और दूसरी की एनालिसिस किससे है? एरिया अंडर द ग्राफ से है. राइट? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन पे जंप कर कैटेगराइज करते हैं, क्वेश्चंस को कैटेगराइज करते हैं. सो वी हैव द पावर क्वेश्चन वेयर वी आर डिलीवरिंग विद अ वेरिएबल फोर्स, ओके. पंप मोटर इज यूज्ड टू डिलीवर वाटर. क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते हैं, क्वेश्चन सेंट्रिक काम करेंगे. पंप मोटर इज यूज्ड टू डिलीवर, पंप है ना, पंप कितने एचपी का पंप है? 1 एचपी, 2 एचपी है ना. इज यूज्ड टू डिलीवर द वाटर एट अ सर्टेन रेट फ्रॉम द गिवन पाइप. तो पाइप से डिलीवर करना है, लगी होगी मोटर से टंकी पे पाइप. To obtain n times the water from the same pipe in same time, by what amount the force must increase? पाइप बनाते हैं, क्या कहते हैं? पाइप बनाते हैं, हौले हौले काम करते हैं. पहले एक पाइप बना लेते हैं, लाइक अ होस पाइप. क्या बोलते हैं इसको? होस पाइप. सो इट्स लाइक अ होस पाइप. वही घर में जो आप पौधों को मतलब गार्डनिंग में पानी देने के लिए यूज करते हैं, वही वाली पाइप है ना. सो इट्स दैट पर्टिकुलर पाइप और इसमें से पानी मूव ऑन कर रहा है. सो चेक इन करते हैं कि इंस्टेंटली पानी कितना मूव ऑन कर रहा है. अभी ये क्या कहानी है? इंस्टेंटली कितना मूव ऑन कर रहा है? इंस्टेंटली यहाँ से इनपुट होगा है ना, टैप का इनपुट होगा मान लो,
तो पानी एंटर कर रहा होगा, द वाटर एंटर्स ओवर देयर, और यहाँ से एग्जिट कर रहा होगा वाटर. सो द मास इज इन मूविंग मोड, मास मूव कर रहा है और उसको पीछे से कोई रेप्लिकेट भी कर रहा है. मतलब ये आगे चला जाएगा पानी तो पीछे से और पानी आ जाएगा, काइंड ऑफ अ कॉन्टिन्यूटी डेवलप हो जाएगी, काइंड ऑफ अ कॉन्टिन्यूटी इज गेटिंग डेवलप. तो यहाँ पे जितना पार्टिकल था, जितना पार्टिकल मतलब जो पार्टिकल इस यहाँ से एंटर करा था इस जगह पे, फिर वो पार्टिकल यहाँ से एग्जिट कर जाएगा कुछ समय के बाद, जस्ट लाइक दिस. तो मतलब t इक्वल टू 0 पे यहाँ से एंटर करा और यहाँ पे dt सेकेंड्स के बाद वो एग्जिट कर जाएगा. तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जो एंटर करेंगे, एग्जिट करेंगे, सिलसिला जारी रहेगा. पानी आता रहेगा, पानी बाहर जाता रहेगा, पौधों को मिलता रहेगा, गार्डनिंग आप करते रहेंगे, राइट. सो कॉन्टिन्यूस बिहेवियर चलता रहेगा. इस जो होस पाइप है उसका एरिया कितना है, उस एरिया को मैं कैपिटल ए लिख लेता हूँ और ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे विद अ कांस्टेंट स्पीड. उस स्पीड को हम v लिख लेते हैं. कितनी लिख लेते हैं? v. तो स्पीड इज v. तो dt समय में कितनी डिस्टेंस को वो ट्रैवल करेगा वो लिख लेते हैं, दैट इज सपोज टू बी dl. और वो dl कितना हो जाएगा? v इंटू dt. v इज अ कांस्टेंट स्पीड विद विच द वाटर पार्टिकल्स आर मूविंग, और dt समय में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा वो हमने फाइंड आउट कर लिया. सो उससे एक रीजन क्रिएट हो जाता है. दिस इज दैट रीजन विच इज क्रिएटेड, जिसका वॉल्यूम आप फाइंड आउट कर सकते हो. द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन विल बी इक्वल टू a इंटू dl. वो कौन सा रीजन है जहां पे वो पार्टिकल एंटर करके उतने टाइम में एग्जिट कर रहा है. तो एक इमेजिनरी सा रीजन वहां पे क्रिएटेड है, वैसे है वो रियल रीजन, एक्चुअली में पार्टिकल उस रीजन को क्रॉस ओवर करके जा रहा है. सो दैट्स a इंटू dl. अब dl की वैल्यू भी ढूंढ लिया आपने, दैट इज v इंटू dt. तो इससे वॉल्यूम आ गया. अब हम इस वॉल्यूम का क्या करेंगे? वो जो पानी मूव कर रहा है उतने रीजन में, उस रीजन का मास होगा. वो पानी का ही वॉल्यूम है ना, तो उस पानी के वॉल्यूम का कोई मास भी होगा. लेट मी राइट अ मास फॉर यू. सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर दैट मास? इक्वल टू, दैट्स इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. वॉल्यूम कितना है? dv, और डेंसिटी कितनी है? रो. सो दैट्स द मास ऑफ दैट फ्लूइड और दैट वाटर व्हिच इज मूविंग इंस्टेंटली. इंस्टेंटली का मतलब dt सेकेंड्स में कितना वॉल्यूम और कितना मास उसके जो एसोसिएटेड है वो मूव ऑन कर रहा है, वो कितना है? dm आ गया है. करेक्ट है, एक्सेलेंट है. एंड नाउ आई विश टू इवैल्यूएट द फोर्स. क्या? फोर्स. सो लेट मी जस्ट रीकैप माय आर्टिकल ऑफ द फोर्स. फोर्स कैसे आती है? दैट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाय द न्यूटन सेकंड लॉ. ऑल ऑफ अस नो दैट. दैट इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ m इंटू v. इस तरीके से आती है. वेरी गुड. फिर इसमें लगता है द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. वो कैसे लगता है डियर? पहले टर्म कांस्टेंट एंड इनटू dv अपॉन dt, सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट करा, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा, एंड देन द फर्स्ट टर्म इज डिफरेंशिएटेड एंड द सेकेंड टर्म इज केप्ट कांस्टेंट. करा हुआ है हमने न्यूटन लॉस के आर्टिकल में. और अब हमें देखना है कि यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है. सो यहाँ पे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि v कांस्टेंट गिवन है, और v कांस्टेंट होने का मतलब ये होगा कि जो dv अपॉन dt है वो जीरो है. तो अगर dv अपॉन dt जीरो है तो पहली वाली टर्म तो जीरो होगी, दैट बिकम्स v इंटू dm अपॉन dt. So that's the expression for the force over here. What it is? V into dm upon dt. तो भाई ऐसा है, जो वो फ्लूइड मास मूव कर रहा था उसका जो रेट ऑफ मोशन है उस मास का, dm अपॉन dt क्या है? रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लूइड मास इन मोशन, उसकी वजह से फोर्स आ रही है. So it's supposed to be the force which is generated via that moving mass, moving fluid. So dm upon dt इवेल्युएट कर लो यहां से. वो कैसे लिखें? dv इंटू रो. अब dv को कैसे लिखोगे? दैट इज a इंटू dl इंटू रो. सो dm अपॉन dt दैट इज इक्वल टू a इंटू dl इंटू रो अपॉन dt. आराम आराम से हमने क्या करा? dm तो पहले लिख लिया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम की वैल्यू अलग से फाइंड कर ली, a इंटू dl. और अब हमसे क्या एक्सपेक्टेड है? dm अपॉन dt निकालो, रेट ऑफ दैट वेरिएबल मास निकालो. सो a इंटू dl अपॉन dt. अब आप देखिए कि भैया dl अपॉन dt है क्या? सो dl अपॉन dt नथिंग बट इट इज अ वेलोसिटी, displacement upon time. So that's a velocity. So that's equivalent to a into v into rho. That's the expression for dm upon dt. अब क्योंकि dm upon dt का एक्सप्रेशन आपको मिल गया है a v rho, सो फोर्स का एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा v into dm upon dt, that is a into v into rho.
So that becomes equal to rho into A into V square is expression for the force for the moving fluid. And now this becomes a standardized relation for us. So what's the expression? That is F as equal to rho into A into V square is your standardized expression for the moving fluid through a hose pipe or through a region. ये standard expression है. Right? तो marking कर लेते हैं इसकी आपके लिए. अच्छा, अब क्वेश्चन में एंटर करते हैं एक एक्सप्रेशन बनाने के बाद. अब क्वेश्चन में एंटर करते हैं. क्वेश्चन कहता है to obtain the n times water from the same pipe in same time. n times water from the same pipe in the same time. तो ये तो तभी हो सकता है जब स्पीड ऑफ फ्लो आपकी ज्यादा हो जाए, तो ज्यादा पानी बाहर निकलेगा. So that's what it is telling. कितने टाइम्स? n टाइम्स. इसका मतलब स्पीड जो है वो आपने n टाइम्स कर दी है. तो वो कह रहा है उसके लिए फोर्स कितने टाइम्स इंक्रीज होगी. तो बहुत आसान हो गया है कि अगर हम स्पीड को, जो न्यू स्पीड है, उसको हम n टाइम्स ओरिजिनल कर देते हैं. सो जो न्यू फोर्स आपको रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी रो इनटू a into n into v square. So that should be n square into rho a v square. That means that is n square times of the original force will be required to generate the amount of water n times in the same time. That means speed को n times करने के लिए the force required will be n square times. And then the question does not stop over there. और question उसके आगे भी पूछता है how much power must be increased. तो वो हमारे आज के आर्टिकल में फिट इन हो जाता है. तो कहां से आर्टिकल शुरू हुआ और कहां पे आके फिट इन होता है. That what is a power expression? That's equal to F into V. That's F into V. राइट. तो जो F into V है, तो अब आपने क्या करा है, आपने दोनों को इंक्रीज कर दिया. कैसे? फोर्स को n स्क्वायर टाइम्स. तो न्यू पावर विल बी F न्यू into V न्यू. सो जो न्यू फोर्स है वो कितनी है? n स्क्वायर टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल. और जो न्यू स्पीड है वो कितनी है? n टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल. सो वी रिसीव दिस टर्म एज n क्यूब into Fv. So that is n cube times of the original power. That is the amount of the new power. So the speed becomes n times, the force becomes n square times, and the power becomes n cube times. And thanks to the relation, which is this one. राइट. सो क्वेश्चन में क्वेश्चन मतलब तीन चीजें क्वेश्चन में आपने देख ली. एक तो फोर्स का एक्सप्रेशन देख लिया, एक फोर्स का बिहेवियर अगर आप स्पीड को इंक्रीज करते हैं, और पावर का बिहेवियर अगर आप स्पीड को इंक्रीज करते हैं. राइट. सो वेरी नाइस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं एंड अपने बारे में बातें करते हैं. हम सबके बारे में, हम सबके बारे में कि हमारा जो हार्ट है वो किस रेट से धक धक करता है. तो हाउ फास्ट इट बेसिकली ऑसिलेट्स. इट ऑसिलेट्स ना ओवर देयर. तो ऑसिलेशन के लिए भी पावर चाहिए होती है, ऑसिलेशंस के लिए भी पावर चाहिए होती है. कॉन्टिन्यूस मोशन है, रुक तो नहीं रहा है, रुक गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, है ना. सो ये कॉन्टिन्यूसली चले जा रहा है, धड़के जा रहा है बार 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 बार. हेल्दी पर्सन्स के लिए आजकल तो ऑक्सीमीटर्स चाम में है, सबके घर में ऑक्सीमीटर्स होंगे. आप लगा के चेक कर सकते हैं कि आपका दिल का रेट कितना है. अच्छा, चेक करते हैं तो क्या एग्जैक्टली 72 आता है. अच्छा, डॉक्टर्स बोलते हैं, गूगल पे होता है दैट इट मस्ट धड़क, it must oscillate at 72 times per minute. That is supposed to be known as a pulse frequency at which our heart rate should be there. But आप ऑक्सीमीटर लगा के देखना, मेरा जो 60-64 आ रहा था, तो मैंने पूछा, पहले घबरा गया कि यार 60-64 आ रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं है. सो पता चला कि अगर 60-64-65 आता है तो कई बार इट इज अ साइन ऑफ अ मोर हेल्दी हार्ट समटाइम्स. मतलब एथलीट्स वगैरह का थोड़ा सा लोअर साइड पे आता है. इसका मतलब यहाँ पे बेटर कंट्रोल ऑफ द ब्रेथ बेसिकली. राइट. सो ओवर मतलब मेरे ख्याल से थोड़ी सी गड़बड़ होती है शायद. आई एम नॉट मेडिकल डॉक्टर ओवर हियर. जस्ट आपको बस एक बात दिमाग में दोबारा फिट कराना था. द पल्स फ्रीक्वेंसी 72. एंड देन द ह्यूमन हार्ट डिस्चार्जेस 75 cc of blood through the arteries at each beat against an average pressure of 10 centimeter of the mercury. ये बड़ी भारी भरकम लैंग्वेजेस है यहाँ पे. और बोला हुआ है कैलकुलेट रेट ऑफ वर्किंग ऑफ द हार्ट इन वॉट, कि हमारा जो हार्ट है वो कितनी पावर डिलीवर करता है इंस्टेंटली, वो आपको वर्क अपॉन करना है. HP की तो नहीं करता, 1 HP 2 HP ऐसे तो नहीं करता. देखते हैं. सो dW/dt इंस्टेंटेनियस पावर, हर मूवमेंट वो आएगा. ECG लगा के देख लो, हर मूवमेंट आपका दिल धड़क रहा होगा. सो dW/dt कैसे लिखें? D/dt ऑफ, एक ऐसा नहीं हो गया
कि नीचे से पैरों से यहाँ तक ब्लड कैरी करना है, लेके जाना है, वो कैरी करना है। ऐसा नहीं हो गया टंकी छत पर है और फिर बाल्टी उठा के वहां पे लेके जाके उसके अंदर पानी डालना है। एक कॉन्टिन्यूअस मोटर का काम नहीं हो गया एक तरीके से, बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसे ही काम हो गया है। सो वर्क डन कैसे लिखें? mgh लिख लें क्या? mgh उठाना है ना ब्लड को, सर्कुलेट करना है, उठाना है, सर्कुलेट करना है ना। सो mgh। अब क्या करें इसके अंदर? व्हाट डू वी डू? सो मास को ब्रेक कर लो, मास को ब्रेक कर लेते हैं कैसे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, अभी तो ऊपर वाले क्वेश्चन में करा ही था। सो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी इनटू एच, ये आ गया, ये भी सही है। सो फिर क्या करें? देखो डेंसिटी तो कांस्टेंट होगी, बाहर निकाल लो, जी कांस्टेंट है, निकाल दिया। जितनी हाइट तक लेके जाना है आपकी बॉडी हाइट, आपका हार्ट से लेके फुट तक देख लें, ब्रेन तक देख लें। सो रो जी एच इनटू डीवी अपॉन dt, that becomes your expression for the instantaneous power. dv upon dt, that is a rate at which the amount of blood is getting traveled, जितना उसको लिफ्ट कर रहे हैं, जितना उसको मूव करवा रहे हैं, dv upon dt। बस अभी वैल्यूज फिट करो, खत्म क्वेश्चन। तो ये एक्सप्रेशन है बेसिकली आपका, दैट्स द एक्सप्रेशन फॉर द पावर फॉर दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चंस आइडिया। और एक एक करके वैल्यूज को पुट ऑन कर सकते हैं। दैट इज गिवन एट 10 सेंटीमीटर ऑफ द मर्क्यूरी, मतलब एच की वैल्यू 10 सेंटीमीटर गिवन है। जी वैल्यू हमें पता होती है, नहीं गिवन है तो 10 तो यूज नहीं करेंगे। और डेंसिटी इज 10 सेंटीमीटर ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम, तो इसका मतलब दैट 13.6। सो 13.6 इंटू ग्राम्स पर सीसी में, मतलब सीजीएस में सॉल्व कर रहे हैं, तो जी को 980 प्लेस कर देते हैं सीजीएस में, और एच कितना है? दैट इज एट 10 सेंटीमीटर, तो सारा कुछ सीजीएस में है, इनटू डीवी अपॉन डी। सो अब ये डीवी अपॉन डी कैसे आएगा? दैट विल बी 1 अपॉन टाइम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, तो v बाई टी हो गया। तो v बाई टी मतलब v इंटू 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। So that's basically the pulse frequency which is given to you, and into the amount of the blood which is discharged. So that is a blood amount जितना वो discharge कर रहा है, that's 75 cc which is given to over here at each beat. So that is a per second it is getting transferring it at each beat. So that is 75 cc, CGS में छोड़ देते हैं, और पल्स फ्रीक्वेंसी होगी 72 पर मिनट, तो 72 अपॉन 60 आ गया। एंड सो दिस इज इन CGS itself. सो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं dv अपॉन dt से, तो 72 अपॉन 60 इंटू 75, ये वैल्यू आ गई। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसके अंदर, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू आउट, द ओवरऑल वैल्यू ओवर देयर, सो इसको सॉल्व इन करके और MKS में कन्वर्ट करने के बाद आप कर लेना पूरा क्वेश्चन सॉल्व इन, यू विल गेट दिस वैल्यू अराउंड 1.2, around 1.2 watt. This will be the value after conversion into your SI system. So it's merely exactly around 1.2 or 1.19 watt is the power of our heart. So it's not an HP, it's not a commercial power, it's the human heart power around 1.2 watt. आगे बढ़ते हैं, and let's bring upon the next one where we are provided a behavior of a constant power problem. Constant power, one of the very important question. ये क्वेश्चन आपको दो तीन जगह दिखेगा, so important question है, मार्किंग कर देते हैं। ऐसा कुछ है नहीं है कि ये important वो important, पर ये फिर भी मैंने important बताया है। An automobile of mass m accelerates starting from rest, तो u की वैल्यू 0 है, काइनेमैटिक्स मिल गई है मुझे। While engine delivers the constant power, जो इंजन है ना वो कांस्टेंट पावर को डिलीवर कर रहा है, सो P इज कांस्टेंट। फाइन, सो फाइंड अ VT, मतलब वेलोसिटी टाइम रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो शुरू हो जाते हैं। पावर हमें गिवन है, दैट्स इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी होती है। ओके, सो फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, सो पावर विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी, ये रिलेशन हो जाएगा। ओके, और फिर मुझे VT चाहिए, तो एक्सेलरेशन को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं एज dv अपॉन dt, क्योंकि मुझे VT इक्वेशन चाहिए, क्वेश्चन की डिमांड है। तो मेरे ख्याल से अब मेरे को क्वेश्चन खुल गया है, मेरे को समझ में आ गया कि क्वेश्चन की अटेम्प्ट क्या होगी। दैट v इंटू dv विल बी इक्वल टू p अपॉन m, m को नीचे ले जाते हैं p के, एंड इंटू dt। इस तरीके से मैं इसको ऑर्गेनाइज कर लूंगा, और यहाँ से अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, सो आई थिंक माई वर्क इज डन और मेरे को VT रिलेशन मिल जाएगा।
So let me quickly do so, and integrating on both the sides the function p constant है, तो मजे से इंटीग्रेशन के बाद छोड़ो उसको, और m तो वैसे ही कांस्टेंट है जी. सो p अपॉन m कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. इनिशियली स्पीड 0 गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है इनिशियल स्पीड कितनी थी, 0 थी. और आफ्टर t सेकेंड्स, आफ्टर व्हाट दैट t सेकेंड्स, वी हैव द स्पीड एज कमिंग एज इक्वल टू v. सो इंटीग्रेट कर लेते हैं. सो v dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, एंड दैट इज सपोज टू बी इक्वल टू p अपॉन m इंटीग्रेशन, और dt कितना हो जाएगा, t आ जाएगा. And so from there we can mention v square as equal to twice of pm into t, and therefore v will be root of 2p by m, जो कि कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, into t पावर हाफ. जैसे मैंने आपको बोला कि ये क्वेश्चन ना आपको 2 या 3 जगह दिखेगा, तो कहीं और आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें बोला होगा कि v प्रोपोर्शनल टू t पावर n है, एंड व्हाट इज अ वैल्यू फॉर n. तो आपने फाइंड आउट कर लिया है कि n की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ आ रही है. सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन कैन आल्सो बी प्रॉम्प्टेड टू यू, राइट. ये तो पूरा का पूरा हमने डिराइव ही करा है. सीधा सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है कि t के साथ उसका जो पावर वेरिएशन है वो किस तरीके से है. देन इट डज नॉट स्टॉप देयर. क्वेश्चन कहता है चलो मैं और अंदर जाके देखो कि आपको इंटीग्रेशन आती है कि नहीं. बस एक ही मोटो है क्वेश्चन का, कि इंटीग्रेशन आती है कि नहीं, ये चेक करना उसने. क्या वो पूछ रहा है कि पोजीशन टाइम बता दो, तो एक बार और इंटीग्रेट करना पड़ेगा. वेलोसिटी जो आ चुकी है दैट इज रूट 2p बाय m इंटू टी पावर हाफ. तो हम क्या कर रहे हैं कि जो वेलोसिटी है उसको लिख लेते हैं dx अपॉन dt, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 2p बाय m इंटू टी पावर हाफ, और फिर इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं. सो dx बिकम्स रूट 2p बाय m इंटू टी पावर हाफ इंटू dt. बस ऐसे लिख लो. v को कैसे लिखते हैं, dx अपॉन dt, और dt ऊपर ले गए. अब इसको इंटीग्रेट करो, मामला खत्म. रूट 2p बाय m तो पहले से ही कांस्टेंट है, इंटीग्रेट करेंगे उसको बाहर छोड़ेंगे और रिजल्ट मिल जाएगा. सो लेफ्ट साइड इंटीग्रल ऑफ dx तो x आ गया इज इक्वल टू रूट 2p बाय m. ये कौन सी खतरनाक इंटीग्रेशन, तो सिंपल वाली है, t पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1. सो द रिजल्ट सीम्स टू बी as रूट 2p बाय m and t पावर 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2. प्रॉपर्ली लिखें तो 2 बाय 3 हो जाएगा, एंड रूट 2p बाय m एंड t पावर 3 बाय 2, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर x ओवर देयर. और अगर क्वेश्चन फिर से आपसे इस तरीके से पूछता है हाउ डज x वेरीज एज अ t पावर m, मतलब वेरिएशन क्वेश्चन पूछ लेता है, तो फिर वो भी आपको मिल चुका है दैट x इज प्रोपोर्शनल टू t पावर 3 बाय 2. This is how it is. The questions are so smart, my friends. एक तीसरा क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे देखे हुए हैं, वो ऐसा था that how does v upon x behaves with that time. How does v upon x behaves with that time? So v की जो proportionality थी हमने देखी, that was coming as t power half. So it was coming as t power half, and when you are checking this for the case of the x, it is coming as t power 3 by 2. So t power half ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा. So v upon x is coming out to be proportional to 1 upon t आ रहा है. This is how this relation is working upon over there. So these are the 3 varieties of the question. जैसे मैंने बताया, सेम लैंग्वेज से आपको पूछे जा सकते हैं. कंप्लीट रिलेशन, एक पावर बिहेवियर, v का अलग, x का अलग, और या फिर v upon x का कंबाइंड बिहेवियर. डन है जी. आगे बढ़ते हैं. हर तरीके की प्रॉब्लम्स हमें आनी चाहिए. सो वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम्स एक बार मैं फिर से आपके सामने रख के कर रहा हूँ. सो उस लीग में अब मेरे पास न्यू पार्ट है उसका, एंड दैट टॉक्स अबाउट द एफिशिएंसी, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स इन आवर लाइफ. हम हमेशा अपने आप को कंपेयर करते हैं इन कंपैरिजन टू अनदर इंडिविजुअल कि हम ज्यादा एफिशिएंट है या लेस एफिशिएंट है. शायद हमारा बिजनेस वॉल्यूम, चाहे हमारी सैलरीज, चाहे हमारे मार्क्स, all of them are basically based upon this particular idea that how efficient we are. If we are doing an athletic activities, so then the efficiency is going to be seen as how fast we can run in a very small amount of time. If we are supposed to be reading, learning, then it will be like how much we can concentrate and solve more number of problems in that stipulated amount of time, how efficient our marks are going to be. What is this efficiency basically? Efficiency is supposed to be coming from an idea that how much you can deliver and how much you are inputting. हम कहते हैं हम शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे,
और फिर वो शेयर की वैल्यू राइज करेगी, तो इसका मतलब हमें एक प्रॉफिट मार्जिन आएगा, एक आउटपुट आएगा। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि हम कुछ एनर्जी को इनपुट करेंगे और उससे कुछ वर्क को ऑब्टेन करेंगे, एनर्जी इनपुट करके वर्क ऑब्टेन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक व्हीकल है, सारे बोलोगे सर हमेशा गाड़ी पे पहुंच जाते हो, तो क्या करें, आई एम फैसिनेटेड अबाउट इट। सो हम क्या करते हैं कि हमें गाड़ी लेते हैं और गाड़ी के अंदर फ्यूल डाल देते हैं। फ्यूल क्या होगा, बर्न होगा, बर्न होने से क्या होगी, एनर्जी आएगी। ये क्या है, इनपुट बिहेवियर, ये क्या है, इनपुट बिहेवियर। और फिर क्या हुआ, अरे फिर उसके बाद में गाड़ी चल पड़ी, तो कांस्टेंट वर्क हो रहा है, देयर इज अ कांस्टेंट वर्क व्हिच इज हैपनिंग ऑन इट। तो क्या सारी की सारी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो गई? तो हम बोलते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बिकॉज देयर आर सम लॉसेस आल्सो। यस माय डियर, देयर आर सपोज्ड टू बी द पावर लॉसेस आल्सो, and so the efficiency is supposed to be defined in the same mannerism, that is what is the power delivered. What is the power delivered? आप कितना पढ़ते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितने मार्क्स लेकर आते हैं वो इंपॉर्टेंट आ जाता है, रीजन आपने डिलीवर क्या करा वो इंपॉर्टेंट आ जाता है। सो द एफिशिएंसी इज सपोज्ड टू बी डिफाइंड एज एन आउटपुट पावर, मतलब जितनी पावर आपको दिखी आपने डिलीवर करी, एंड सपोज्ड टू बी द इनपुट पावर। That's exactly like how much work has been generated per unit energy which has been supplied. उसका रेट चेक कर लिया। So work done upon time, उस रेट को हमने पावर बोल दिया, एंड एनर्जी अपॉन टाइम, उस रेट को जो आपने इनपुट करा था आपने उसको इनपुट पावर बोल दिया। That's your expression for the efficiency over there. लेटर ऑन थर्मोडायनेमिक्स में उस तरीके की आएगी जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, वर्क डन अपॉन हीट इनपुट। ये थर्मोडायनेमिक्स जब हम पढ़ेंगे तब उस तरीके की एफिशिएंसी पढ़ेंगे। आज हमारा आर्टिकल किसका, पावर का है, तो हमने पावर के बेसिस पे एफिशिएंसी को डिफाइन इन करा है। सो दैट्स अ 90% एफिशिएंसी, मतलब जितनी हीट जितनी एनर्जी उस जिस रेट से आपने इनपुट करी थी, लेट्स से 10 वॉट की पावर थी और 90% एफिशिएंसी है, तो डिलीवर्ड पावर कितनी होगी, 9 वॉट्स। एफिशिएंसी यूजुअली लेस देन 1 होती है, मेंशन करो, एफिशिएंसी यूजुअली लेस देन 1, एंड दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अ पार्ट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उससे हमें पता चलता है कि आउटपुट पावर प्रैक्टिकली, दोबारा से, आउटपुट पावर प्रैक्टिकली जो होती है वो हमेशा इनपुट पावर से कम ही रह जाती है। और उसका रीजन कोई मुझसे पूछ रहा है तो मैं बिल्कुल सटीक जवाब दे रहा हूं, बिकॉज ऑफ द पावर लॉसेस। अच्छा, पावर लॉसेस क्या होती है, बिकॉज ऑफ द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, हीट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी का लॉस हो जाता है। जिस रेट से एनर्जी का लॉस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर लॉसेस, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, वेरियस काइंड ऑफ फ्रिक्शन, सॉलिड, रोलिंग, फ्लूइड, एयर, विस्कस, जो भी बोला, रेजिस्टेंस की वजह से। चलो, बंदा है और उसको बाथटब में पानी वानी डालना है, इस प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन है। और इसके अंदर जो मैंने हाईलाइट कर दिया है कि क्वेश्चन की जो हाईलाइट है जिस वजह से मैंने क्वेश्चन को याद रखा है, दैट्स एफिशिएंसी। और वही वैल्यू जो मैंने बोली 90%, 90% इज अ ह्यूज एफिशिएंसी माय डियर। द पर्सन यूजेस हिज bathtub water to generate the प्रेशर नहीं, इलेक्ट्रिकल पावर, मैं खुद ही लिखो भूल गया। सो जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर टू रन अ 40 वॉट बल्ब। बड़ा वेला बंदा है वैसे ना, 40 वॉट का बल्ब खरीद ला यार, इलेक्ट्रिसिटी लगा ले, कुछ और कर लेता। बाथ टब का पानी यूज कर रहा है बंदा, या तो बंदा पागल है या फिर ग्रेडेड साइंटिस्ट है ना, रिसर्चर है। सो क्या कर रहा है वो, एक आप भी बताते थे, बच्चों ने प्रोजेक्ट नहीं बनाते थे, वो हाइडल पावर स्टेशन, मतलब मैंने सुना है कि सारे बच्चे ऑलमोस्ट, मैंने भी शायद बनाया था अपने टाइम पे। हाइडल पावर स्टेशन क्या होता है, वो टरबाइन घूमेगी, कैसे ऊपर से पानी डालो टरबाइन घूमेगी, फिर एक बल्ब जल जाएगा। खुशी की मात्रा नहीं रहती चेहरे पे जब वो जल जाए ना, प्रेजेंटर के सामने बल्ब जल गया, छोटा सा बल्ब, घर में बल्ब जले छोड़े जाते हैं। सो it talks about the person uses a bathtub to generate electrical power to run the 40 watt bulb. Bathtub is at a height of the 10 meter, holds 200 liter of water, बड़ा है ये, छोटा 200 लीटर। At what rate water drains from the bath, मतलब bathtub से पानी गिरा रहा है बंदा, मतलब ये bathtub बना लो और उसमें से वो बंदा पानी गिराया जा रहा है, सब पानी भर दिया होगा उसने, और उसमें से पानी उसने टप टप गिराना शुरू कर दिया, टप टप नहीं, थोड़ा रेट से गिरा रहा होगा। और वो पानी जो है वो ये टरबाइन वर्बाइन होगी यहाँ पे, वो टरबाइन के ऊपर वो गिर रहा होगा, जिसकी वजह से वो टरबाइन जो है वो रोटेट कर रही होगी और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट हो रही होगी। सो काइंड ऑफ हाइडल पावर स्टेशन अपने घर में बना लिया बंदे ने। तो अब क्या बोला, एफिशिएंसी 90% है। हाउ लॉन्ग कैन ही कीप द बल्ब ऑन, तो वो कह रहा है कि ये तो बता दो
कि एक तो किस रेट से पानी ड्रेन कर रहा है और कितने समय तक ये काम वो बेचारा कर सकता है कि बल्ब उसका जलता रहे, ये बता दो। सो एफिशिएंसी लगा लो पहले तो, दैट इज इक्वल टू द पावर आउटपुट अपॉन द पावर इनपुट। सो इनपुट पावर कितनी है वो आपको चेक करना है, आउटपुट पावर आपको कितनी चाहिए, दैट इज 40 वॉट। कितनी चाहिए, 40 वॉट। सो आउटपुट पावर को कि बल्ब जलाना है तो बल्ब जलाने के लिए तो 40 वॉट ही चाहिए। सो आउटपुट पावर कितनी है, 40 वॉट। इनपुट पावर थोड़ी ज्यादा आनी चाहिए। दैट मीन्स ईटा कितना है, 90% को कैसे लिखेंगे, 0.9 इंटू द पावर इनपुट, दैट शुड बी द पावर आउटपुट, मतलब पावर इनपुट ज्यादा चाहिए होगा तो जाके आपका 40 वॉट का बल्ब जल पाएगा। अब इनपुट पावर जो है वो आप ढूंढो और लिखो वो कहाँ से आएगी। तो उसके लिए मास गिवन है, कैसे, वॉल्यूम से गिवन है, वॉल्यूम कितना, 200 लीटर गिवन है। तो 1 लीटर को आप कन्वर्ट करके फिर उसका मास इवेल्युएट कर लो। सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 पावर 3 लीटर। तो इसका मतलब 200 लीटर है, सो कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर क्यूब, 0.2 मीटर क्यूब एंड इनटू ये कितना हो गया, वॉल्यूम हो गया, इनटू डेंसिटी, डेंसिटी कितनी होती है, 1000। सो दैट बिकम्स इक्वल टू 200 kg ऑफ द वाटर ओवर देयर। ये मास क्रिएट हो गया हमारा, जितना पानी है, राइट, दैट्स द मास ओवर देयर, दैट्स क्रिएटेड। और उसके बियॉन्ड mgh, सो मतलब जो भी वर्क डन होगा, सो दैट इज m इंटू जी इंटू एच। एंड g पता है 9.8 लेंगे, h कितना है, 10 मीटर है, टाइम निकालना है। सो खत्म हो गया क्वेश्चन। सो 0.9 इंटू एम जी एच अपॉन टाइम, दैट बिकम्स इक्वल टू 40। तो वहां से अब t की वैल्यू वैल्यूएट कर लो, दैट इज 0.9 इंटू एम जी एच एंड डिवाइडेड बाय 40। सो दैट्स 0.9 इंटू 200, g की वैल्यू 9.8, h की वैल्यू 10 एंड डिवाइडेड बाय 40। ये 10 कैंसिल, ये 50 हो जाएगा। सो 5 इंटू 9 45, 45 इंटू 9.8 सेकेंड्स। ये आप इवैल्यूएट करके मिनट्स में लिख दो आंसर। That will be the amount of the time for which he can keep his bulb on until his complete water is drained off from the bathtub. राइट, सो बेसिकली क्वेश्चन किस लिए कराया था मैंने आपको समझा दिया, दैट इज फॉर द एफिशिएंसी क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपको कराया था। समझ में आ गया आपको एफिशिएंसी का मतलब। कमांडोज होते हैं ना, कमांडोज, दे हैव एन एक्सीलेंट एफिशिएंसी, द कमांडोज, एक्सीलेंट एफिशिएंसी। 5-5, 6-6 दिन के लिए कमांडोज अपने मिशन पे जाते हैं एंड दे जस्ट कैरी फ्यू बार, जैसे हम ग्रेनोला बार्स बोलते हैं, एनर्जी बार्स, एंड ऑफ कोर्स दे कैरी सम शॉट्स एंड दे आल्सो कैरी dry fruits because the dry fruits are the powerhouse of the energy source, right? So they are very very efficient people. वो 3-3, 4-4 दिन तक पानी भी लिमिटेड एक बॉटल में पीते हैं, but they can actually do so much of work, ना, so much of fighting they can do. Now PUBG खेल है, PUBG तो बैन हो गई। Power delivered by tangential and a normal force, this will be the last we are going to do today and then we will take the things tomorrow ahead. Power delivered by the tangential and the normal forces. सो मोशन इन 2D का ख्याल आ गया, और मोशन इन 2D का ख्याल आते ही क्या हुआ कि मुझे वो डायग्राम याद आ गया जो मैं बनाया करता था, तो मैंने सोचा दोबारा बना लेते हैं। और वो डायग्राम इस तरीके से है, दैट्स अ जनरल मोशन इन 2D। जनरल मोशन में गड्डी अपनी चल रही है और क्या हो रहा है कि उसके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने चेक इन करना है। तो मैंने क्या करा, एक तो बनाया टेंजेंट, वहां पे बन गई मेरी टेंजेंट, और फिर बनाया उसका ये परपेंडिकुलर, जिसको मैंने अपनी क्लासेस में क्या बोला हुआ है, नॉर्मल। बोला है कि नहीं बोला है, बिल्कुल बोला है। सो दैट्स योर टी एक्सिस। टी एक्सिस पे क्या होती है सर, एक तो होती है टेंजेंशियल फोर्स, और सर एक होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वो सारा कुछ सर यहाँ होता है, और वेलोसिटी भी सर वही होती है, और सर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी वही होती है। इतना सब कुछ होता है, इतना सब कुछ होता है। तो दूसरे एक्सिस पे क्या होता है सर, वहां पे सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, नॉर्मल फोर्स होती है, बस अकेली छूट जाती है। वो उसका रोल ही डिफरेंट होता है सर, वो डायरेक्शन बदलती है। और जो टेंजेंशियल वाली फोर्स होती है ना सर, वो क्या करती है सर, वो स्पीड बदलती है। अच्छा, स्पीड बदलती है, मतलब यही काम करती है। अच्छा, तो यही तो पावर डिलीवर करेगी। अच्छा, तो पावर कौन डिलीवर करेगा सर, जो काम करता है ना। ये तो पढ़ा हुआ है ना वर्क डन के आर्टिकल में, द वर्क इज परफॉर्म्ड ओनली बाय टेंजेंशियल फोर्सेस। समझिए, सेम आर्टिकल है कि पावर भी जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्सेस, नॉर्मल फोर्सेस कभी भी डिलीवर नहीं कर पाएंगी। कैसे प्रूव करो सर, बिल्कुल करते हैं आखिरी आज के लिए। पावर इज सपोज टू बी इक्वल टू एफ डॉट वी, लिखे, बिल्कुल लिखा सर। अब क्या करो, देखो लिखो एफ टी प्लस एफ एन, सारी फोर्सेस लिख ली दोनों मिला के, एफ टी प्लस एफ एन एंड डॉट वी। अब क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो अलग अलग।
दैट बिकम्स ft डॉट v पहली और दूसरी fn डॉट v ये दूसरी होगी। आगे मैंने आपको बोला था कि अक्टूबर में कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। अक्टूबर आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है अक्टूबर, है ना। सो देयर विल बी सम चेंजेस व्हिच यू विल सी, पॉजिटिव चेंज ऑफ कोर्स, नॉट अ नेगेटिव चेंज, पॉजिटिव चेंज यू विल सी। तो ft डॉट v एंड प्लस fn डॉट v, सो दिस इज इक्वल टू ft डॉट v, और ft डॉट v में देखा मैंने इस डायग्राम के हिसाब से, तो यहाँ तो सर इस डायग्राम में तो सर एंगल 0 आ रहा है, पॉजिटिव पावर होगी। ऐसा भी हो सकता है सर जो फोर्स है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट लगती है तो फिर वो नेगेटिव पावर हो जाती, पर ft कर रही है जो कर रही है। fn का तो मामले सुलट गया सर, fn इंटू v cos 90 हो गया, क्योंकि वेलोसिटी और नॉर्मल फोर्स के बीच का एंगल सर देखो 90 आ रहा है, 90 आ रहा है, तो पावर डिलीवर्ड बाय द नॉर्मल फोर्स बिकम 0, पावर डिलीवर्ड बाय द नॉर्मल फोर्स इज 0, पावर डिलीवर्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। इसका मतलब अर्थ के ऊपर सन की जो ग्रेविटी है या आपस में जो ग्रेविटी है वो कोई भी पावर डिलीवर नहीं करती है, नहीं तो स्पीड अप नहीं हो जाता अर्थ। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो पावर डिलीवर नहीं करती है, किसी भी इंस्टेंट पे नहीं करती है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है, डिलीवर नहीं करती है, नहीं तो स्पीड अप नहीं हो जाता, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं जाता। So there is no power delivered by any kind of the centripetal forces. So the power is hence delivered only by the tangential forces, and that's a concept which we know priorly only, पर हमें तो हर बात को तह तक पढ़ते ही हैं। So the concept statement for the power stands over there, that a power is delivered only by tangential forces. सो इस हैप्पी क्वेश्चन के साथ में, इस हैप्पी स्टेटमेंट के साथ में आज हम अलविदा करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे रोकेंगे और कल वापस आएंगे, फिर मिलेंगे एंड वी विल टेक द लेगेसी फॉरवर्ड। चलो कल मिलते हैं। होमवर्क मैंने शायद भेजा है तो प्लीज उसको कर लें, क्वेश्चंस करें, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपके कॉन्फिडेंस इस सब्जेक्ट में, टॉपिक में बढ़ता जाएगा।